Hello and welcome to Learning with AJ Sir YouTube channel. Dear students, as you know, in the previous video lecture we discussed the part 1, the part A of this chapter, and today in this video lecture we are going to discuss part B. I hope you have already seen the video lecture of part A. If not, just go to the description box. The link of part A is already provided there. और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर पार्ट बी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, और इस पहले पार्ट में हमने पढ़ा था साहिब आलम के बारे में, जो कि एक रैग पीकर है, सीमापुरी में रहता है, किस कदर उनके घर की हालत है, किस कदर उनके फैमिली मेंबर्स की हालत है, किस कदर उसकी उस जगह जहां वो रह रहे हैं सीमापुरी में उसकी हालत है, और क्या ये करता है, कहां से ये लोग आए हैं और किस कंडीशन की वजह से ये लोग यहाँ पर आके बस रहे हैं। सेकंड पार्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, इस पार्ट का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये कहानी हमने ऑलरेडी बात की है। ये कहानी है मुकेश की, जो कि एक बैंगल मेकर है फिरोजाबाद नाम की जगह पे। फिरोजाबाद के बारे में शायद आप सबने पहले ऑलरेडी पढ़ा होगा या कुछ सुना होगा, और अगर नहीं तो डोंट वरी, आज हम फिरोजाबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. He announces, I will be a motor mechanic. आपको अगर याद हो हमारे फर्स्ट पार्ट में जब शाहिब ने आखिरी में टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए नरेटर ने एक लाइन कही थी। वो लाइन थी कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इसके पीछे कारण ये था कि नरेटर ने कहा था कि वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो दूसरों के लिए काम करने लग गया है। फर्स्ट पार्ट के आखिरी में नरेटर ने जहां से उस चैप्टर को छोड़ा था, कहानी अलग है, लेकिन नरेटर ने उसे वहीं से ही शुरू किया है। मुकेश इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट करने का मतलब होता है बहुत ही दृढ़ इच्छा से कहना। उसने कहा कि वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, वो सुपीरियर बनना चाहता है। और उसने नरेटर के सामने अनाउंस किया कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। उसका एक ड्रीम है कि वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मेरी आंखों में देखते हुए मुकेश ने जवाब दिया कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. मुकेश का सपना उसके शहर फिरोजाबाद की उन गलियों में फैली उस डस्ट के बीच सिर्फ एक दिखावा ही है, सिर्फ एक मिराज ही है। जिस कदर इस फोटो में इस सड़क पर आपको आगे पानी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक छलावा है, ये सिर्फ एक मिराज है, और अगर हिंदी में कहें तो ये सिर्फ एक मृग तृष्णा है, ये हकीकत नहीं है। तो ठीक इस मिराज की तरह ही मुकेश का ये सपना कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है,
वो गाड़ी सीखना चाहता है, ये सिर्फ एक मिराज की तरह है, जो दिखता तो है कि जैसे इसको हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ये हमसे दूर होता जाता है। फिरोजाबाद जो कि फेमस है अपने बैंगल्स के लिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फिरोजाबाद कहाँ है। ये आपके सामने मैंने यूपी का मैप लगाया है। इस मैप में जो आपको रेड स्पॉट दिख रहा है, दिस इज फिरोजाबाद, जो कि अपने बैंगल्स के लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का लगभग हर एक परिवार बैंगल्स बनाने के काम में ही बिजी रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. फिरोजाबाद में भारत की सबसे बड़ी ग्लासवेयर इंडस्ट्री है, जहां पर बहुत सारी फैमिलीज ने बहुत सारे जनरेशन उन भट्टियों के पास ग्लास को जोड़ते हुए और बैंगल्स बनाते हुए बिता दी। भारत की सभी महिलाओं के लिए ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog the daylight hours, often losing the brightness of the eyes. इन सभी परिवारों में किसी को भी ये नहीं पता कि उन हाई टेम्परेचर वाली भट्टियों के बीच, उन डिंजी सेल्स यानी कि डार्क सेल्स जिसके अंदर ना तो हवा आती है ना ही रोशनी होती है, छोटे बच्चों को काम करवाना इलीगल है। अगर ये कानून सही तरीके से फोर्स किया जाए या सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुकेश को इस जंगल से निकाल सकता है, और साथ ही उन तमाम 20,000 बच्चों को जो सभी इन गर्म भट्टियों के साथ काम करते हैं और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपना उन भट्टियों के पास बिताते हैं, जिनसे प्राय ये बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। इन सब को यहां से निकाला जा सकता है। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. जब नरेटर ने मुकेश से पूछा कि क्या वो उसके घर पे चल सकती है, तो मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है। बहुत ही खुश होकर नरेटर को अपने घर की तरफ ले चलता है। उसका घर, जिसके बारे में उसने नरेटर से बहुत ही प्राउडली यानी कि बहुत ही गर्व से उसने कहा कि उसका घर रिबिल्ड किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है, उसे रिपेयर किया जा रहा है। We walk down stinking lanes, chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. हम उन बदबूदार गली में से होके गुजरे जो कि कूड़े के ढेर से चौक थी यानी कि अटी हुई थी। रास्ते में पड़ने वाले घर बहुत ही ज्यादा होल्स थे, यानी कि बहुत ही पॉरली बनाए गए थे, बहुत ही डर्टी तरीके से बनाए गए थे। उनके दीवारें क्रैक्ड थी, उनके डोर बिल्कुल भी स्मूथली मूव नहीं कर रहे थे और ना ही उन घरों में कोई खिड़कियां थी। इन घरों में इंसान और जानवर के परिवार एक साथ रह रहे थे। जगह की कमी के कारण
और ये सब कुछ पुराने जमाने की तरह था। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. मुकेश ऐसे ही किसी घर के दरवाजे के सामने आके रुक जाता है और अपने फूट से यानी अपने पैर से इसके आयरन के बने वॉबली डोर को वो किक मारता है जिससे घर का दरवाजा खुल जाता है। We enter a half built sack. उसके बाद हम अंदर आधी बनी हुई उस झोपड़ी में जाते हैं, उस सैक में जाते हैं। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. इस झोपड़ी के एक हिस्से में जो हिस्सा सूखी घास से बनाया गया था, वहां एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। इस बर्तन के अंदर पालक की पत्तियां रखी हुई थी जो कि सिजल कर रही थी यानी कि हिसिंग साउंड निकल रही थी वहां से। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। जमीन पे रखे एक बड़े से एल्यूमिनियम से बने डिश या प्लेट के अंदर कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर सी और जवान से दिखने वाली महिला शाम का खाना बना रही थी पूरे परिवार के लिए। Through eyes filled with smoke, she smiles. धुएं से भरी उन आंखों के साथ वो हंसती है। She is the wife of Mukesh's elder brother. ये महिला मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। Not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. उम्र में कम इस महिला को शादी के बाद इस घर में आते ही बहू या डॉटर इन लॉ का दर्जा मिल गया है। इस परिवार में रहने वाले 3 मेल की ये इकलौती इंचार्ज है, यानी ये उनकी देखभाल करती है। ये 3 मेल हैं उनके हस्बैंड मुकेश और उनके फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब घर में बूढ़ा इंसान अंदर आता है तो वो आराम से उस टूटी हुई दीवार के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। As the custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. ये परंपरा की जरूरत है कि जब भी घर में कोई मेल एल्डर आता है तो घर की जो पुत्र वधू है उसे अपने चेहरे को ढकना होता है घूंघट से। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. अगर इस घर की बात करें, इस पर्टिकुलर केस की बात करें, तो यहाँ पर एल्डर एक ही है, वो है वो गरीब बैंगल मेकर यानी कि वो फादर। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. कई सालों लंबी उस कठिन मेहनत के बावजूद भी, जिसमें उसने पहले तो टेलर की तरह काम किया और बाद में उसने बैंगल मेकिंग का काम किया, इसके बावजूद भी वो अपने इस घर को रेनोवेट नहीं करा पाया, उसकी मरम्मत नहीं करा पाया और ना ही वो अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. उसने अपने दोनों बेटों को सिर्फ वही चीज सिखाई जो वो खुद जानता था, बैंगल बनाने की कला। It is his karam, his destiny
says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. चूड़ियों के ग्लास को पॉलिश करते समय उड़ने वाली उस डस्ट से अंधे होते हुए खुद के हस्बैंड को देखने वाली मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि ये उसका कर्म था, ये उसकी किस्मत थी. कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? शी implies. वो कहती है कि क्या भगवान के द्वारा दी हुई ये लीनेज यानी एंसेस्ट्री यानी पैट्रोनेज यानी जीनियोलॉजी को कभी तोड़ा जा सकता है? यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो उनका प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग, ये बहुत लंबे समय से चले आ रहा है और उनका मानना ये है कि ये गॉड के द्वारा दिया हुआ एक प्रोफेशन है. इनके पुरखे हमेशा से ही यही करते आए हैं और क्या आज इस प्रोफेशन को छोड़ दिया जाए जो कि उसे खुद गॉड ने दिया है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, every street in Firozabad. बैंगल मेकर्स की जाति में जन्म लेने की वजह से ही इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है सिवाय उन बैंगल्स के. फिरोजाबाद के उन घरों में, उन घरों के आंगन में, हर एक दूसरे घर में, हर एक दूसरे आंगन में और फिरोजाबाद की हर एक गली में सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, शनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lies in the mounds in uncamped yards, are piled on the 4-wheel handcarts, pushed by the young man along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के स्पाइरल्स का उन घरों के आंगन में बहुत ही बुरे तरीके से ढेर लगा रहता है. इनके साथ वो स्पाइरल्स उन 4 पहियों वाले उन हैंड कार्ट्स के ऊपर भी रखे होते हैं ढेर की तरह ही, जिन हैंड कार्ट्स को इस कच्ची झोपड़ियों वाले इस शहर की उन पतली गलियों में वो नौजवान इंसान उनको चलाते हैं. एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their father and mothers, welding pieces of colored glass into circle of bangles. उन अंधेरी झोपड़ियों में ऑयल लैम्प्स की उन हिलती हुई रोशनी के बीच लड़के और लड़कियां अपने फादर्स और मदर्स के साथ बैठती हैं और उन कलर ग्लास के टुकड़ों को वेल्ड करती हैं एक परफेक्ट शेप ऑफ bangles में. Their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. इन अंधेरी झोपड़ियों में काम करने की वजह से इन लड़के और लड़कियों की आंखें रोशनी की बजाय अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट कर सकती हैं. That is why they often end up losing the eyesight before they become adults. इसी वजह से ही इन लड़के और लड़कियों की आंखों की रोशनी इनके मैच्योर होने से पहले ही चली जाती है. सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता एक छोटे से बच्ची जिसने हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, एक बड़ी सी महिला के साथ में बैठी हुई थी और ग्लास के उन टुकड़ों को जोड़ रही थी, सोल्डरिंग कर रही थी. As her hands moves mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. जब सविता के हाथ मशीन के उन टूल्स की तरह मैकेनिकली और बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से चल रहे थे, तो मैं बड़ी हैरान थी कि इस बच्ची को शायद ही पता हो
कि ये जो बैंगल्स जो वो बना रही है ये कितने पवित्र हैं, ये कितने ऑस्पिशियस हैं। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन विमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये कंगन, ये चूड़ियां भारतीय महिलाओं के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही शादी में जो पवित्रता होती है ये उसको भी रिप्रेजेंट करती है। It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles roll onto her wrists. इस पवित्रता का एहसास सविता को उस दिन होगा जब अचानक से एक दिन उसका सर लाल रंग के घूंघट से ढका होगा, जब उसके हाथ हीना से लाल कर दिए होंगे, मेहंदी से लाल कर दिए होंगे, और जब उसकी कलाइयों में यही लाल रंग के बैंगल्स पहनाई जाएंगे। शी विल देन बिकम ए ब्राइड। उस दिन वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। कई सालों पहले पास में बैठी महिला भी ऐसी ही दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. इस महिला के हाथों में आज भी वो कंगन तो है, लेकिन उनकी आंखों में वो रोशनी नहीं है, यानी ये अंधी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice trained of joy. बिना खुशी के वो कहती है कि मैंने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. इस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया है। यही है जिसको शादी के बाद मिला है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उसका हस्बैंड, बूढ़ा इंसान जिसकी उड़ती हुई मूछें हैं, वो कहता है कि मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं आता, बैंगल्स बनाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ये किया है कि घर बनाना, अपने परिवार को उसमें रखने के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. इस इंसान को सुनकर कोई भी इंसान हैरान रह सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में वो तो अचीव कर लिया है जो कि बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक हासिल नहीं किया। He has a roof over his head. आज उसके सर पर एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. कि हमारे पास पैसा नहीं है ग्लास मेकिंग के इस बिजनेस को करने के अलावा, इतना भी नहीं कि हम भरपेट खाना खा सकें, ये सभी चीखें और पुकारें फिरोजाबाद के हर एक घर से सुनी जा सकती हैं। The young man echo the lament of the elders. अगर आप नौजवान आदमियों से बात करेंगे तो वो भी अपने एल्डर्स की तरह ही कंप्लेंट करेंगे और अपने इस दुख को आपके सामने शेयर करेंगे। Little has moved with time, it seems, in फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ बहुत कम चीजें ही बदली। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. सालों से चली आ रही दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत ने हर तरीके की नई शुरुआत करने की सोच को और नए सपने देखने की उस योग्यता को मिटा दिया है। Why not organize yourself in a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers
and forefathers. चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से फिरोजाबाद के इन बैंगल मेकर्स का कोऑपरेटिव की तरह काम करना उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यानी हम अब पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक कोऑपरेटिव यूनिट काम करती है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो बैंगल्स बनाए जाते हैं ये कैसे किसी कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो इसके बीच में मिनिमम 2 से 3 लेयर होती हैं जो मिलकर काम करती हैं, तब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर तक पहुंचता है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ABCOD ये 4 बैंगल मेकर्स हैं जिन्होंने अपने घर पर बहुत सारे बैंगल्स बनाए हैं। इनसे ये बैंगल्स ये मिडल मैन खरीदते हैं। देखिए, मिडल मैन वो बिचौली लोग होते हैं जो कि इन बैंगल्स मेकर से वो बैंगल्स खरीदते हैं और उनको आगे शॉप्स में, यहाँ पर 1 2 3 ये शॉप्स के नाम हैं, शॉप्स में सप्लाई करते हैं और इसके बाद ये शॉप होती हैं ये हमें वो सामान बेचती हैं। तो यानी कि सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको मिडलमैन खरीदते हैं, उसके बाद मिडलमैन उसको आगे सप्लाई करते हैं शॉप्स में और उसके बाद ये शॉप्स से हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। अब हमें ये जानना होगा कि किस तरीके से कोऑपरेटिव यूनिट काम करती है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक बैंगल बनाने में 5 रुपए का खर्चा आता है। अपना मार्जिन ऐड करने के बाद ये चारों बैंगल मेकर्स इसे मिडलमैन को बेचने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए इस एक बैंगल के लिए मिस्टर ए ने अपना रेट डिसाइड कर लिया कि वो इसे 8 रुपीस पर पीस के हिसाब से बेचेगा। मिस्टर बी ने देखा कि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो मैं अगर 8 रुपीस रखता हूं तो हो सकता है कि मेरा ये बैंगल मिडलमैन ना खरीदे, तो इसके लिए वो इसे 7 रुपए का रेट डिसाइड करता है। मिस्टर सी ने कहा कि देखिए, मुझे पैसे की जरूरत तो है लेकिन मैं किसी भी तरीके से अपने मार्जिन को कम नहीं कर सकता और मैं इसे 8 रुपीस पर पीस के हिसाब से ही बेचूंगा। तो मिस्टर डी सोचता है कि अगर मुझे अपने इस प्रोडक्ट को जल्दी से बेचना है तो मुझे रेट सस्ता करना होगा। यानी कि अगर उसने डिसाइड किया कि वो 6 रुपए में से बेच देगा तो मिडलमैन उसी से वो माल खरीद लेगा। और ऐसे केस में इस सिनेरियो में मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी इन तीनों के प्रोडक्ट्स रह जाते हैं। इससे होता यह है कि उसके बाद मिस्टर ए सोचता है कि क्यों ना मैं भी इसे 6 रुपए में कर दूं, क्योंकि मिडलमैन ने जो फाइनल रेट लगा दिया है वो है 6 रुपए। इस केस में मिस्टर बी को भी नुकसान होता है, उसका प्रोडक्ट या तो बिकता नहीं या वो खुद वापस इसे 6 रुपए पे ले आता है। और सेम इज द केस विद मिस्टर सी, क्योंकि इनको अपना घर चलाना है। अगर इनका प्रोडक्ट घर पे रह गया तो किसी भी सिनेरियो में मिस्टर सी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये चारों बैंगल मेकर्स एक कोऑपरेटिव की तरह काम करें तो इनके पास इतनी पावर और अथॉरिटी आ जाती है कि ये अपने उस प्रोडक्ट का एक रेट फिक्स कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी चारों मिल गए हैं और सब ने डिसाइड किया है कि हम एक रेट पर ही अपने प्रोडक्ट मिडलमैन को बेचेंगे। तो मान लीजिए इन्होंने उस 5 रुपीस के प्रोडक्ट के ऊपर 3 रुपए का मार्जिन लेकर 8 रुपीस पर पीस का रेट डिसाइड कर लिया। अब मिस्टर ए 8 रुपीस पर पीस से ही माल बेच रहा है, मिस्टर बी भी 8 रुपीस पर पीस के हिसाब से ही बेच रहा है, मिस्टर सी भी 8 रुपीस के हिसाब से ही बेच रहा है और मिस्टर डी भी 8 रुपीस के हिसाब से ही माल बेच रहा है। ऐसे में मिडल मैन फंस जाता है क्योंकि उसे माल तो चाहिए ही, तो उसे वो प्रोडक्ट खुद के रेट की बजाय इन बैंगल मेकर्स का जो रेट है जो कि फिक्स है उसी के हिसाब से उसे वो प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए मजबूरी में मिडलमैन को हर हाल में इस पीस के 8 रुपीस देने ही होंगे। इससे
किसी का भी नुकसान नहीं होगा और प्रोडक्ट इजीली अच्छे मार्जिन के साथ आगे बेचा जा सकेगा। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव इनकी हेल्प कर सकती है। अब इस केस में सिर्फ इन मिडलमैन का ही लॉस है, इन्हीं का ही नुकसान है, इसलिए नहीं चाहते कि किसी भी हाल में ये सभी बैंगल मेकर्स एक कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करे और वो ऑर्गेनाइज ना हो। इसके लिए मिडलमैन हर एक कोशिश करते हैं। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन ए कोऑपरेटिव? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ young men who have fallen into the vicious circle of middlemen, who trapped their fathers and forefathers. बिचौलियों के उस खतरनाक चुंगल में फंसे कुछ नौजवान आदमियों से, जिनके फादर भी इन्हीं बिचौलियों के जाल में फंस चुके थे, मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों नहीं तुम सब लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करो, उन्होंने कहा कि even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. उन्होंने कहा कि अगर हम सभी बैंगल मेकर्स अगर इकट्ठे हो भी जाएं, एक साथ आ भी जाएं, तो उसके बाद पुलिस हम सबको फोर्स करेगी, हमें पीटेगी और हमें घसीट कर जेल में बंद कर देगी किसी न किसी गैर कानूनी काम की वजह से। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उन सभी बैंगल मेकर्स में कोई भी लीडर नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इन सब लोगों को चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद करवाए। Their fathers are as tired as they are. इनके फादर भी इन्हीं की तरह ही थक चुके हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अगर बात करें इनकी बातों की, तो वो एक सर्कल की तरह है जो गरीबी से शुरू होती हैं और इमोशनलेसनेस तक जाती हैं, उसके बाद लालच से शुरू होती हैं और इनजस्टिस यानी कि अन्याय तक जाती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। इनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में दो तरीके की दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty. पहली दुनिया में वो परिवार आते हैं जो कि गरीबी के जाले में फंस चुके हैं। Burdened by the stigma of caste in which they are born. साथ ही इन परिवारों के लिए इनकी कास्ट भी एक बर्डन की तरह है जिनमें इन्होंने जन्म लिया है। ये कास्ट इनके लिए बहुत ही डिस्ग्रेसफुल होती है और ये कास्ट इनके लिए बहुत ही शेमफुल होती है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स। और इस दूसरी दुनिया में एक बहुत ही क्रूअल सर्कल है साहूकार्स का। द मिडल मैन उन बिचौलियों का, द पुलिस मैन उन पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स उन सभी ब्यूरोक्रेट्स का, एंड द पॉलिटिशियंस और उन सभी तमाम पॉलिटिशियन का। तो यानी नरेटर ने यहाँ पे दो तरीके के दुनिया की बात की है। पहली दुनिया में वो फैमिलीज आती हैं जो कि गरीबी के उस जाल में फंसी हुई हैं, ऊपर से उनके ऊपर जो कास्ट है एक बोझ की तरह है। दूसरी तरफ इन सभी लोगों में साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस आते हैं। तो नरेटर के हिसाब से ये सभी लोग दो अलग अलग दुनिया के हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सभी लोगों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बैगेज रख दिया है, ऐसा बैगेज उन पे थोप दिया है जिसको वो कभी भी नीचे नहीं रख सकता। यहाँ पे पुटिंग बैगेज ऑन द चाइल्ड से यहाँ मतलब है
forcing the child to continue the traditional occupation and that is bangle making. यानी ये सब लोग मिलकर इस बच्चे को फोर्स कर रहे हैं. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुकेश की. ये सभी लोग मिलकर मुकेश जैसे बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली इस बिजनेस को करते रहें और इससे दूर ना हो. बिफोर ही इज अवेयर, he accepts it as naturally as his father. जब तक इस बच्चे को इस बात का पता चलता है, इसने अपने फादर की तरह ही इस बात को बहुत ही नेचुरल तरीके से मान लिया. To do anything else would mean to dare. फिरोजाबाद में रहकर बैंगल मेकिंग वाले प्रोफेशन के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन शुरू करना या ज्वाइन करने का मतलब होगा साहस. इसका मतलब होगा चैलेंज. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और मुकेश को कभी भी ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करना या ऐसा साहस दिखाना कभी सिखाया नहीं गया. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheer. और जब मैं मुकेश के अंदर ऐसी डेयरिंग, ऐसा साहस देखती हूं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूं. I want to be a motor mechanic, he repeats. मुकेश मेरे सामने एक बार फिर से दोहराता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. He will go to a garage and learn. वो यहां से गैराज में जाया करेगा और वहां पे मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा. बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम होम. लेकिन गैराज उनके घर से बहुत दूर है. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. मुकेश ने बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मैं पैदल चला जाऊंगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? और जब मैंने मुकेश से पूछा कि तुमने कभी प्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है, he is suddenly silent. वो अचानक से शांत हो गया. He says no, staring at the ground. जमीन की तरफ आंखें नीचे झुकाकर उसने कहा नहीं. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी उस मध्यम सी आवाज में एक डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला था. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. मुकेश उन गाड़ियों के सपने को देखकर ही संतुष्ट होता है जिन गाड़ियों को वो अपने शहर की उन गलियों में इधर उधर जाते हुए देखता है. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद. बहुत ही कम एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं. इस आखिरी लाइन में हमें बताने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमिक कंडीशन फिरोजाबाद की कैसी है. यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है. यहाँ स्लम में रहने वाले लोगों को एरोप्लेन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता. इसी वजह से ही मुकेश भी सिर्फ उन गाड़ियों के सपने को देखकर ही संतुष्ट होता है, क्योंकि एरोप्लेन का पायलट बनना मुकेश के लिए एक बहुत ही दूर की कौड़ी है जिसको वो सपने में भी अचीव नहीं कर सकता. आई होप आपको इस सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा. अगर आपको इस सेकंड पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आपका आंसर मैं जरूर दूंगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्दी ही नई वीडियो लेक्चर के साथ. तब तक गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे. थैंक यू.